बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शर्जीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग। हर फ्लैट के लिए कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। खान यूनुस के करीब इमारत में हमास फाइटर्स ने इस्राएली फौज को दबोच लिया। कई सिपाही हलाक, जख्मियों को 4 हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। सीरिया के एलेपो में इस्राएली फौज और मिलिटेंट्स के एक साथ हमले, 42 हलाक, मरने वालों में हिजबुल्लाह फाइटर्स भी शामिल। गाजा में इस्राएली बर्बरियत जारी, 24 घंटों में 71 फलस्तीनी जान बहक, मरने वालों की तादाद 32,600 हो गई। नॉर्थ गाजा और खान यूनुस में कामयाबी हासिल कर ली, नेतन्याहू ने किया दावा, कहा रफा ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। जॉर्डन में 5वें दिन हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। हुकूमत ने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी हथियार देना बंद करे। इसराइल गाजा की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी कदम उठाए, जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सरहदें खोले। साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत का हुक्म। जो बाइडेन ने लिखा शहबाज शरीफ को खत, कहा दुनिया की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान अमेरिका पार्टनरशिप अहम है, चैलेंजों में मदद करते रहेंगे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की तदफीन, उत्तर प्रदेश में तनाव, अखिलेश ने कहा तहकीकात कराई जाए, बीजेपी के साथ टकराव। उत्तर प्रदेश को बंदूक के जोर पर चलाया जा रहा है, मुख्तार अंसारी की मौत पर असद ओवैसी का रिएक्शन, कहा इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए छानबीन कराई जाए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस्राएली मीडिया में कहा गया है कि गाजा में एक गैर मामूली वाकया पेश आया है, जिसमें फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा है। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि फौजी हेलीकॉप्टर्स हॉस्पिटल के पास उतर रहे हैं। बताया गया कि 5 हेलीकॉप्टर्स में कई सिपाहियों को हॉस्पिटल्स लाया गया और उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। इस्राएली फौज गाजा में नवंबर से जमीनी ऑपरेशन कर रही है। जमीनी ऑपरेशन में अब तक 260 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। इस दौरान गाजा सिटी के शिफा हॉस्पिटल के अतराफ भी लड़ाई जारी है। हमास फाइटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने खान यूनुस में एक इमारत में इस्राएली फौज को घेर लिया और धमाके किए। एक अमरीकी थिंक टैंक ने बताया कि यह हमला वैसा ही हमला है जैसे जनवरी में किया गया था, जिसमें 21 इस्राएली फौजी हलाक हुए थे। जुमेरात के ताज़ा वाक़े के बारे में और तफसीलात का इंतजार है।
सीरिया की फौज ने कहा है कि जुमे की सुबह एलेपो के करीब इसराइल के हमलों में कई लोग हलाक और जख्मी हुए और मादी नुकसान भी हुआ। सिक्योरिटी अहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि हमलों में कम से कम 42 लोग हलाक हुए। सीरिया की सरकारी मीडिया में नामालूम फौजी अहदेदार के हवाले से कहा गया कि इसराइली हमलों के साथ साथ एलेपो में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप्स ने भी हमले किए। बरतानिया से काम करने वाली एक तंजीम ने जो सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखती है इन हमलों की तस्दीक की और बताया कि इनमें कम से कम 42 सिपाही हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हुए। तंजीम ने यह भी बताया कि 2 घंटों तक धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में हिजबुल्लाह के 5 फाइटर्स भी शामिल है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि सुबह होने से पहले यह हमला किया गया। इसराइली अहदेदारों ने इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन इसराइल वक्फे से सीरिया में ऐसे हमले करता है और बहुत कम हमलों का इकरार करता है। जुमेरात को सीरिया की सरकारी मीडिया में कहा गया था कि दमिश्क के करीब एक हमले में 2 सिविलियंस हलाक हुए। एलेपो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और किसी वक्त उसे तिजारती मरकज की हैसियत हासिल थी। ईरान ने कहा है कि इसराइल का एलेपो में हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने हमले की मजम्मत की और सीरिया की हुकूमत और अवाम खास तौर पर शहीदों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि सह्यूनी ताकत को रोकने के लिए कदम उठाए। गाजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल ने उससे कहा है कि वो जंगबंदी करे और फंसे हुए फलस्तीनियों तक मदद पहुंचाए। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के बावजूद इसराइल की मुसलसल कार्रवाइयां जारी है और हैरत और अफसोस और शर्म की बात तो यह है कि इसराइल को रोकने में अब तक दुनिया नाकाम रही है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 71 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 112 जख्मी हुए। गाजा के शुजाइया इलाके में एक स्पोर्ट्स सेंटर पर हमले में 15 लोग हलाक हुए। अल अहली हॉस्पिटल ने यह बात बताई। रफा सिटी में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 12 लोग हलाक हो गए। मगाजी रेफ्यूजी कैंप में 7 लोग जाँ बहक हुए। जबालिया इलाके में साद बिन अबी वक़ास मस्जिद पर हवाई हमला किया गया। गाजा में अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 32,623 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से कम 75,092 फलस्तीनी गाजा में जख्मी हुए। खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल के करीब लड़ाई जारी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बताया कि उसने नासिर हॉस्पिटल के करीब इसराइली सिपाहियों को तोपखाने से निशाना बनाया। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करे। उन्होंने एक्स पर कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद की मंजूरी के बावजूद हमले जारी हैं, जिससे गाजा में तकलीफें बढ़ गई हैं और गाजा से वहशतनाक कहानियां सामने आ रही हैं। 30,000 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखे हैं। ये फैक्ट दुनिया को शर्मिंदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आलमी कानून और इंसानी कदरों का तकाजा है कि इसराइल को इस तबाही को रोकने के लिए मजबूर किया जाए। हिजबुल्लाह ने फलस्तीन के कब्जा किए हुए इलाके शीबा फार्म्स में इसराइली चौकियों को निशाना बनाया। शीबा फार्म्स के 2 ठिकानों पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि साउथ लेबनान में तायर जिले में किए गए एक हमले में एक शख्स हलाक हुआ। बस खबरों में कहा गया कि हिजबुल्लाह के एक सीनियर रुकन इस हमले में हलाक हुए। नॉर्थ इसराइल में सायरन की आवाजें गूंजती रहीं, खासतौर पर किरियात शमूना और दूसरे इलाकों में जो यहूदी बस्तियां हैं वहां पर दहशत देखी गई। इसराइली फौज ने नाबलस में फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाज़ फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। रामल्ला, हेब्रोन और दूसरे इलाकों में भी इसराइली सिपाहियों और फलस्तीनियों में झड़पें हुई। मगरबी किनारे के कई मकामात पर धावे करते हुए कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में मुसलसल 5वें दिन बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। एहतजाजियों ने जॉर्डन से मुतालबा किया कि वो इसराइल के साथ अमन समझौता बर्खास्त करे और इसराइली सफारत खाने को बंद करे। जॉर्डन ने 1994 में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और अमन समझौता किया था। एहतजाजी नारे लगा रहे थे कि जॉर्डन की जमीन पर सहियोनी सफारत खाना नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी नारे लगाए कि हम सब हमास हैं। अमरीकी फौज ने यमन के हूसियों के 4 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हूसियों के कंट्रोल वाले इलाकों से हमले की कोशिश की गई और जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस हमले में किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा।
یونائیٹڈ نیشنز کی ایک عدالت نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھائے۔ عالمی ادارے نے ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر اسرائیل سے کہا کہ وہ کھانا، پانی، فیول اور دوسرا ضروری سامان پہنچانے کے لیے بارڈر کراسنگز کھولے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کیے گئے مقدمے میں اسرائیل کو نسل کشی کا قصوروار قرار دیا تھا۔ ساؤتھ افریقہ نے جمعرات کو عدالت کے حکم کی تعریف کی اور اسے بہت اہم قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ اس فیصلے پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو عمل کرانا چاہیے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے ساؤتھ افریقہ کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ عالمی عدالت نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا، جبکہ ایسی وارننگز ہیں کہ کچھ ہفتوں کے اندر غزہ قحط سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے اس کے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت سے کہا کہ وہ اسرائیل کو جنوری میں کیے گئے فیصلے پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فوج نے نارتھ غزہ اور ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں کامیابی حاصل کی ہے اور اب رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ رفح میں 1 ملین سے زیادہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اور بہت خراب حالات میں وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں کے دباؤ کے باوجود نتنیاہو نے رفح آپریشن کا اشارہ دیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی ڈیلیگیشن کے امریکہ دورے کو برخاست کرنے سے حماس کو ایک پیغام گیا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے UN سیکیورٹی کونسل میں قرارداد کی منظوری کے بعد اس اسرائیلی ڈیلیگیشن کے وائٹ ہاؤس دورے کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ یہ ڈیلیگیشن رفح آپریشن اور غزہ کے دوسرے معاملات پر بائیڈن سے بات چیت کے لیے واشنگٹن جا رہا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایک خط لکھتے ہوئے نئی حکومت سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ پاکستان پارٹنرشپ امریکی عوام اور دنیا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کافی اہم ہے۔ شہباز شریف کے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی صدر نے پہلی مرتبہ ان سے رابطہ کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ گرین الائنس فریم ورک کو مضبوط کرے گا اور دونوں ملک ماحولیات کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ امریکی صدر نے انسانی حقوق کی حفاظت پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور یوکرین کے فارن منسٹر ڈمیٹری کولابا نے رشیا یوکرین جنگ اور اس کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ جے شنکر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے آپسی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر بات چیت کی۔ یوکرین کے وزیر 2 دن کے دورے پر انڈیا میں ہیں۔ انڈیا اور امریکہ کے جنگی جہازوں نے کاکیناڈا کے قریب ساحل پر جنگی مشقیں کی۔ ان مشقوں کو ٹائیگر ٹرائمپ کا نام دیا گیا۔ گینگسٹر سے سیاستدان بننے والے مختار انصاری کی میت غازی پور لائی گئی اور زبردست تناؤ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ بانڈا کے ایک ہاسپٹل میں جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ مختار انصاری کو زہر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہوئی ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں بانڈا کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور انہیں ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا اور 14 گھنٹے وہاں پر ان کا علاج کیا گیا تھا اور اس کے بعد ڈسچارج کیا گیا تھا۔ جمعرات کو پھر سے ان کی طبیعت خراب ہوئی جس پر انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں پر انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ مختار انصاری کے انتقال کے بعد اتر پردیش کے کئی مقامات خاص طور پر غازی پور، ماؤ اور وارانسی میں چوکسی اختیار کی گئی اور 144 سیکشن لگا دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مختار انصاری کے آبائی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ مختار انصاری کی موت پر سیاسی بیان بازی بھی تیز ہو گئی ہے۔ مختار انصاری کو کئی کیسوں میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ بی جے پی نے مختار انصاری کی موت کے تعلق سے اپوزیشن کے الزامات کو رد کر دیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر مختار عباس نقوی نے کہا کہ غازی پور، جونپور، اعظم گڑھ اور بلیا جرائم کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مختار انصاری ایک مجرم تھے اور کانگریس، ایس پی اور بی ایس پی کے لیڈرز ان کی موت پر تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو نے مختار انصاری کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اکھلیش نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر حالت میں اور ہر مقام پر جانوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی اس طرح کی موت سے عدالتی عمل پر عوام کا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔
صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے مختار انصاری کی موت پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کو بندوق کے زور پر چلایا جا رہا ہے اور وہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں رہی۔ اویسی نے کہا کہ مختار انصاری عدالتی حراست میں تھے جب ان کے خاندان نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں جیل کے اندر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کی موت ہو گئی ہے۔ خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں سلو پوائزن دیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں اسپیشلائزڈ ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا اور اس ہاسپٹل میں لے جایا گیا جہاں پر مناسب علاج کی سہولتیں نہیں تھیں۔ اسدالدین اویسی نے امید ظاہر کی کہ اتر پردیش کی حکومت انصاف اور قانون کی حکمرانی کے حق میں غیر جانبدار تحقیقات کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کیا ہوا۔ Earlier, 2 convicted prisoners, one happened to be an ex-MP, was shot dead. Mr. Ansari was an ex-MLA, and he was in judicial custody. And when this family has filed a case in Supreme Court, stating to the Honorable Supreme Court that there is an apprehension by the family that he will be killed inside the prison. Now he dies, and the family say that slow poison was given. And the surprising and shocking thing is that he was not taken to a specialist hospital. He was taken to a hospital where no proper medical attention was given to him. And the most surprising thing and shocking thing is that within a short span of time he was sent back to the prison. So definitely what the family is demanding, I hope that the Uttar Pradesh government, in the interest of justice, in the interest of rule of law, will have an impartial inquiry, and the whole world should know what has happened. This is not on. This is not how people just go away, just die in judicial custody. One last question, sir. क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जेलों में सुरक्षा नहीं है सर? इस तरह के कई सारे पिछले बार भी माइनॉरिटीज पे आपने बात भी उठाई, माइनॉरिटीज को वहाँ पर मारा जा रहा है, तो इस तरह के आरोप है। नहीं, आप सवाल आप भी कर रहे हैं, मेरा जवाब भी आप दे रहे हैं, तो सही है बिल्कुल। Sir, one last question. Your back. क्या सुरक्षा नहीं है क्या उत्तर नहीं, अब देखिए, अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बक ले, तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। खान यूनुस के करीब इमारत में हमास फाइटर्स ने इस्राएली फौज को दबोच लिया। कई सिपाही हलाक, जख्मियों को 4 हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। सीरिया के एलेपो में इस्राएली फौज और मिलिटेंट्स के एक साथ हमले, 42 हलाक, मरने वालों में हिजबुल्लाह फाइटर्स भी शामिल। गाजा में इस्राएली बर्बरियत जारी, 24 घंटों में 71 फलस्तीनी जान बहक, मरने वालों की तादाद 32,600 हो गई। नॉर्थ गाजा और खान यूनुस में कामयाबी हासिल कर ली, नेतन्याहू ने किया दावा, कहा रफा ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं।
जॉर्डन में 5वें दिन हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। हुकूमत ने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी हथियार देना बंद करे। इसराइल गाजा की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी कदम उठाए। जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सरहदें खोले। साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत का हुक्म। जो बाइडेन ने लिखा शहबाज शरीफ को खत, कहा दुनिया की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान अमेरिका पार्टनरशिप अहम है, चैलेंजों में मदद करते रहेंगे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की तदफीन। उत्तर प्रदेश में तनाव। अखिलेश ने कहा तहकीकात कराई जाए। बीजेपी के साथ टकराव। उत्तर प्रदेश को बंदूक के जोर पर चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर असद ओवैसी का रिएक्शन। कहा इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए छानबीन कराई जाए। ये थी आज की खबरें। जो लफरासत को देने की इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।